नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बहादुर शाह प्रथम के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक-एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। इसे हम अगर सामान्य भाषा में समझें तो बहादुर शाह प्रथम के गद्दी पर बैठने से पहले औरंगजेब गद्दी पर बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो कि शासन व्यवस्था के लिए उचित नहीं था। जैसे उन्होंने मुस्लिम धर्म की प्राथमिकता दी और यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने जजिया कर लगा दिए जो कि गैर मुस्लिमों को लगता था। और उस समय बहुत सारे हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं के जुलूस पर रोक लगा दी गई, तो हिंदू भी इनसे नाराज हो गए और सिख गुरु तेग बहादुर की फांसी देकर हत्या कर दी गई, तो सिख लोग भी नाराज हो गए और राजपूत शासक जसवंत सिंह की जब मृत्यु हुई तो उनके पुत्र को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया, तो वहाँ पर राजपूत भी नाराज हुए। तो उस समय सबके मन में असंतोष की भावना फैली हुई थी। लोग औरंगजेब की नीतियों से खुश नहीं थे। इसके कारण जगह जगह विद्रोह देखने को मिले। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय एक ऐसे शासक की मांग थी, एक ऐसे गद्दी पर बैठने वाले व्यक्ति की मांग थी जो कि सबके मन की भावना को समझ सके, सबकी दुख दर्द समस्या को जान सके और सबके धर्मों का वह सम्मान कर सके। तो जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उसके 3 पुत्र थे। पहला मुअज्जम, दूसरा आजम शाह, तीसरा काम बख्श। इन तीनों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। जब जब युद्ध हुआ उत्तराधिकार का तो उसमें मुअज्जम की विजय हुई और वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठे। जब उन्होंने गद्दी पर बैठे तो जो भी औरंगजेब के समय जिनके साथ संबंध खराब हुए उनके साथ संबंधों को अच्छे मतलब कि रिश्ते को अच्छा करने का प्रयास किए, रिश्ते को निभाने का और प्रयास किए। तो यहाँ पर जो भी मुस्लिम धर्म की प्राथमिकता थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और सभी धर्मों का सम्मान करने लगे, तो इसमें भी बदलाव हुआ। और फिर जो जजिया कर था उसे भी वह समाप्त कर दिए और यहाँ तक कि सिख धर्म के इनके उस समय गुरु गोविंद सिंह गुरु हुआ करते थे, उनसे उन्होंने मुलाकात की, बातचीत करके उनके सम्मान की बात की। मतलब है कि बहादुर शाह प्रथम सिख के भी साथ एक अच्छे रिश्ते निभाने की उन्होंने कोशिश की और यहाँ तक कि राजपूतों के साथ भी वह शांति व्यवस्था निभाने की बात की। मतलब
कि जो भी रिश्ते पहले खराब हो चुके थे उसे ठीक करने का वह प्रयास किए। तो हम इसे एक एक घटनाओं को देखते हैं और समझते हैं। पृष्ठभूमि और परिचय देख लेते हैं। बहादुर शाह का असली नाम मोहम्मद मुअज्जम था। मतलब कि बहादुर शाह का बचपन का वास्तविक नाम मोहम्मद मुअज्जम था। और भी देखते हैं, वह औरंगजेब का सबसे बड़ा जीवित पुत्र था। जो यह मुअज्जम था, यह बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। यह औरंगजेब का यह सबसे बड़ा पुत्र जो कि जीवित पुत्रों में था यह। तो इतना आप समझे होंगे। और भी देखते हैं, जन्म 14 अक्टूबर 1643 बुरहानपुर में हुआ था। मुअज्जम का जन्म 1643 में हुआ था और बुरहानपुर में हुआ था। तो यह भी आप समझे होंगे। और भी देखते हैं, युवावस्था में कई बार प्रांतीय गवर्नर रहे। जब कोई सुल्तान का पुत्र होता है तो वह कई प्रांतों में उसे गवर्नर बनाया जाता है। तो इनको भी मुअज्जम मतलब बहादुर शाह प्रथम को भी कई प्रांतों में गवर्नर बनाया गया, जैसे कि काबुल हो गया, लाहौर हो गया। ऐसी जगहों पर उनको गवर्नर बनाया गया। जैसे आप देख सकते हैं, मालवा, गुजरात, काबुल, लाहौर। तो बहादुर शाह प्रथम को मालवा, गुजरात, काबुल और लाहौर का गवर्नर बनने का मौका उन्हें मिला, जिससे कि बहादुर शाह प्रथम शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से जानने लगे, समझने लगे। क्योंकि जब आप कहीं भी लंबे समय तक गवर्नर रहते हैं तो आप शासन व्यवस्था के बारे में अच्छी तरह से जानने और समझने लगते हैं। क्योंकि उस समय जो भी वहाँ पर कठिनाइयाँ होती हैं तो आप उसे सुलझाते हैं और उसे आपको अनुभव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम सारी नीतियों को समझ रहा है वो, और एक अच्छे शासक बनने की दिशा में अपने आप को मजबूत कर रहा है वो। और भी देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो औरंगजेब उस पर भरोसा नहीं करता था और कई बार कैद भी कर देता था। अगर देखें तो औरंगजेब बहादुर शाह प्रथम पर भरोसा नहीं करता था। यहाँ तक कि कई बार उसे कैद भी कर चुका था। मतलब है कि बहादुर शाह प्रथम पर औरंगजेब को कोई विश्वास नहीं था। उसे बहादुर शाह प्रथम योग्य नहीं लगता था, जिस कारण कई बार वह बहादुर शाह प्रथम को कैद भी कर देता था, जेल में डाल देता था। तो और भी देखते हैं, क्योंकि औरंगजेब अपने काबिल अपने बड़े पुत्र बहादुर शाह प्रथम को नहीं समझ रहा है। मतलब कि एक तरह से निकम्मा समझ रहा है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। और भी देखते हैं, देखें देखिए यहाँ पर औरंगजेब की मृत्यु के समय बहादुर शाह लगभग 64 वर्ष का था।
जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय बहादुर शाह प्रथम 64 वर्ष का था। क्योंकि आपको ध्यान होगा बहादुर शाह प्रथम की जन्म 1643 में हुआ है और औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ है। अगर दोनों का आप अगर अंतर देखें तो 64 वर्ष निकल कर आता है। तो मतलब 64 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठने का सपना देख रहा है वो। भले ही वह बुजुर्ग हो चुका है, लेकिन उसके भी मन में एक ख्वाब है, एक सपना है कि हम भी सुल्तान बनेंगे। तो और भी देखते हैं। देखिए, बुजुर्ग होने के बावजूद उसने सिंहासन के लिए संघर्ष किया। जो बहादुर शाह प्रथम है, भले ही वह 64 वर्ष का है, भले ही वह बुजुर्ग है, लेकिन गद्दी पर बैठने के लिए उसके मन में काफ़ी लालसा है, काफ़ी जिज्ञासा है और वह उत्तराधिकार के युद्ध में अपने आप को झोंक दे रहा है। मतलब गद्दी के लिए संघर्ष कर रहा है वो। और भी देखते हैं। देखते हैं उत्तराधिकार युद्ध 1707 से 1709। तो अब बात आती है उत्तराधिकार का युद्ध। क्योंकि औरंगजेब के 3 पुत्र हैं और गद्दी एक है, तो तीनों पुत्र तो गद्दी पर बैठ नहीं सकते हैं। तो उन लोगों में युद्ध होगा और जो विजयी होगा वो गद्दी पर बैठेगा। तो देखते हैं हम लोग उसको भी। पहला देखें तो जाजऊ का युद्ध 20 जून 1707। स्थान आगरा के पास जाजऊ। पक्ष बहादुर शाह बनाम आजम शाह। आजम शाह के पास औरंगजेब की तरह का करिश्मा था, लेकिन जल्दी पराजित हुआ। देखें तो पहला जाजऊ का युद्ध हुआ 1707 में, जो कि बहादुर शाह प्रथम और आजम शाह के बीच हुआ। देखें तो आजम शाह काफ़ी शक्तिशाली था वो। पूरी तरह से उसमें राजनीतिक योग्यता पूरी तरह से भरी हुई थी। लेकिन जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ बहादुर शाह और आजम शाह के बीच, तो उस समय आजम शाह पराजित हो गए, हार गए। तो यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम की जीत हुई। और भी देखते हैं। क्योंकि अभी एक पुत्र हारा है। आपको ध्यान होगा कि औरंगजेब के 3 पुत्र हैं। अभी काम बख्श बाकी है अभी, वह भी आएगा। क्योंकि अभी तो एक पुत्र हारा है। जब एक पुत्र हारा तो मैदान से वह बाहर निकल गया। मतलब उत्तराधिकार के युद्ध से वह बाहर निकल गया। लेकिन अभी जो जीता है और एक है काम बख्श। मतलब कि देखें तो बहादुर शाह प्रथम की जीत हुई इसमें, लेकिन अभी इनको काम बख्श के साथ टकराना होगा, युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि वह अभी जीवित है, अभी बाकी है अभी वो। देखते हैं उसको भी। देखिए परिणाम, आजम शाह और उसका बेटा मारे गए। बहादुर शाह दिल्ली का शासक बना। मतलब जो भी जाजऊ का युद्ध हुआ उसमें आजम शाह और उसके बेटे मारे गए और उसमें जीत हुई बहादुर शाह प्रथम की। और वह
दिल्ली दिल्ली का शासक बना। मतलब बहादुर शाह प्रथम दिल्ली का शासक बन गया। और भी देखते हैं, काम बख्श से संघर्ष, क्योंकि अब देखें औरंगजेब का यह तीसरा पुत्र है। इससे भी बहादुर शाह प्रथम को संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, इसे हराना पड़ेगा, तब आप गद्दी के लिए दावेदार होंगे। आप मतलब गद्दी के आप काबिल होंगे। आप देखते हैं, काम बख्श ने दक्कन में स्वतंत्रता का दावा किया। हैदराबाद के पास सकरखेड़ा का युद्ध 1709 में हुआ। काम बख्श जो कि उस समय दक्कन का कार्यभार देख रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक की क्या कर दी, घोषणा कर दी कि हम यहाँ के स्वतंत्र शासक हैं, हम किसी के अधीन नहीं हैं हम। लेकिन उस समय बहादुर शाह प्रथम दिल्ली की शासन व्यवस्था को संभाल रहा है। उसने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, और 1709 में सकरखेड़ा का युद्ध हुआ काम बख्श और बहादुर शाह प्रथम के बीच। तो देखते हैं उसको भी हम लोग। हैदराबाद के पास सकरखेड़ा का युद्ध 1709, काम बख्श की हार और मृत्यु हो गई। वहाँ पर काम बख्श की क्या हुई, हार हो गई और उसकी मृत्यु भी हो गई। मतलब युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। और भी देखते हैं, और बहादुर शाह का कोई भाई शेष नहीं रहा। अब जब काम बख्श की मृत्यु हो गई और आप पहले आजम शाह को भी अपराजित होते हुए देखे हैं, तो यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम के रास्ते से जितने भी भाई थे वह क्या हो गए, साफ हो गए, हट गए। तो जो भी चुनौतियाँ थी वह क्या हो गई, समाप्त हो गई हैं। कोई गद्दी के लिए चुनौती देने वाला भाई अब नहीं है। तो बहादुर शाह प्रथम अब क्या करेगा, गद्दी पर बैठेगा। इतनी बातों को आप समझे होंगे। और भी देखते हैं फिर क्या हुआ। निष्कर्ष देखेगा तो बहादुर शाह ने साम्राज्य तो पाया, लेकिन साम्राज्य की जड़ें पहले ही खोखली हो चुकी थी। यहाँ पर देखें तो बहादुर शाह प्रथम को गद्दी मिल गया, लेकिन दिक्कत क्या थी, दिक्कत थी कि उस समय शासन व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। क्योंकि जब औरंगजेब गद्दी पर बैठे हुए थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए, जैसे सिखों के साथ, राजपूतों के साथ, मराठों के साथ कुछ ऐसे गलत कदम उठाए जो कि दुश्मनी मोल ली, जिससे कि हर जगह विद्रोह हुए। और औरंगजेब को जीवन भर, मतलब कि जितने समय तक वह गद्दी पर बैठा रहा, उसको विद्रोहों का दमन करना पड़ा, बहुत सारे अभियान करने पड़े, जिससे कि बहुत सारा धन और जन का क्षति हुआ। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था। जब खाली हो गया तो बहादुर शाह प्रथम को गद्दी मिली, लेकिन उस समय शासन व्यवस्था पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। क्योंकि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए आपको काफ़ी धन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस समय खजाना पूरी तरह से खाली है। मतलब कि बहादुर शाह प्रथम के हाथ कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं लगा। साम्राज्य की जड़ें पहले ही कमज़ोर हो चुकी हैं, क्योंकि उस समय बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। विद्रोह को दबाने में बहुत सारे
धन का खर्च हुआ। जब खर्च हुआ तो साम्राज्य के पास खजाने में धन की कमी हुई। जब धन की कमी हुई तो शासन व्यवस्था क्या हुआ, कमज़ोर पड़ना शुरू हो गया। तो यह यहाँ पर जो बहादुर शाह प्रथम को गद्दी मिली, लेकिन उतनी शक्तिशाली नहीं है वो, क्योंकि जितना धन चाहिए उतना धन इसके पास नहीं है। मतलब साम्राज्य तो मिला, लेकिन साम्राज्य एक खोखला है, उतना धन संपत्ति नहीं है। क्योंकि जब आप हर किसी से दुश्मनी मोल लेंगे, जब किसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे और आप हर जगह बहुत सारे विद्रोहों को दबा रहे हैं, तो उसमें धन खर्च होते हैं। तो इसीलिए धन की यहाँ पर कमी देखी गई। बहादुर शाह प्रथम को गद्दी मिला तो मुगल साम्राज्य के पास धन और संपदा की कमी थी उस समय। तो आप इतना समझे होंगे। और भी देखते हैं, धार्मिक नीति देख लेते हैं। औरंगजेब की नीतियों को उसने नरम किया। औरंगजेब धर्म को लेकर मुस्लिम धर्म की प्राथमिकता दे रहा था वो, लेकिन जैसे ही बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठे तो वह धर्म में बहुत सारे बदलाव किए और उन्होंने सभी के धर्मों का वो सम्मान किए। सब धर्म उस समय बराबर हुए, मतलब कि सबका सम्मान कर रहे हैं बहादुर शाह प्रथम। मतलब कि सबको लेकर चलने का वो प्रयास कर रहे हैं। और भी देखते हैं, मुख्य बिंदु देख लेते हैं। जजिया कर, जजिया कर देंगे तो व्यवहारिक रूप से समाप्त कर दिया, हालांकि औपचारिक घोषणा नहीं की। जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठे तो उन्होंने जजिया कर को समाप्त कर दिया, जिससे कि गैर हिंदू थे वह खुश हो गए। और भी देखते हैं, मंदिर नीति, मंदिर तोड़ने पर रोक लगाई, यहाँ तक कि कुछ मंदिरों को संरक्षण दिया। जो औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा हुआ था तो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा, बहुत सारे जुलूसों पर वह रोक लगाई। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठे तो वो बोले कि नहीं, अब मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे, और मंदिरों को तोड़े जाने पर रोक लगा दी। और यहाँ की तक कि सभी धर्मों का वह संरक्षण प्रदान किए। मतलब सबको आश्वासन दे रहे हैं बहादुर शाह प्रथम कि अब किसी के भी साथ अब कोई भी गलत नहीं होगा। तो यह भी अच्छी बात है कि सबको आप लेकर चल रहे हैं, सबके धर्मों का आप सम्मान कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारे लोग क्या होंगे, अपने धर्म की सुरक्षा महसूस करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। और भी देखते हैं, सुन्नी शिया संतुलन, औरंगजेब केवल सुन्नियों को प्राथमिकता देता था। औरंगजेब जब गद्दी पर बैठे हुए थे तो वह केवल सुन्नियों को प्राथमिकता देते थे, तो बाकी शिया नाराज रहते थे। क्योंकि मुस्लिम धर्म में आप देखें तो दो संप्रदाय देखने को मिलते हैं, शिया संप्रदाय और सुन्नी संप्रदाय। तो औरंगजेब सुन्नी संप्रदाय को प्राथमिकता देता था, लेकिन वह शिया समुदाय को नज़रअंदाज करता था, जिससे कि शिया समुदाय उनसे खुश नहीं थे, नाराज थे। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा तो वह दोनों में संतुलन बनाने का प्रयास किया हो। मतलब शिया और सुन्नी दोनों को साथ में लेकर चल रहा है वो, दोनों का सम्मान कर रहा है वो। तो यह भी काफ़ी अच्छी नीति है बहादुर शाह प्रथम की। और भी देखते हैं, बहादुर शाह ने शिया विद्वानों को भी दरबार में सम्मान दिया। मतलब जब औरंगजेब गद्दी पर बैठे हुए थे तो उन्होंने केवल
सुन्नी संप्रदाय को दरबार में सम्मान दिए थे। लेकिन जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठे तो शिया और सुन्नी दोनों के जो भी विद्वान थे उनको दरबार में सम्मान दिया। मतलब कि वह आश्वासन दिया कि हम दोनों धर्मों के साथ हैं, मतलब दोनों संप्रदायों के साथ हैं, क्योंकि धर्म तो मुस्लिम ही है। तो मुस्लिम के दो संप्रदाय मतलब शिया सुन्नी हैं, तो उन दोनों को हम सम्मान करते हैं। यह बहादुर शाह प्रथम के विचार हैं। और भी देखते हैं, चौथा देखते हैं संतों और सूफियों का सम्मान। जो भी उस समय संत थे, सूफी थे, उनका भी सम्मान किया गया। देखते हैं उसको भी। देखें, अजमेर शरीफ, नांदेड़ और दिल्ली के सूफियों से संबंध बनाए। मतलब जो भी संत हैं, सूफी संत हैं, उनसे भी बहादुर शाह प्रथम अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि जो भी पहले रिश्ते बिगड़ चुके थे उसे संभालने का प्रयास कर रहा है बहादुर शाह प्रथम। और भी देखते हैं, क्योंकि एक बात आप ध्यान रखिएगा कि बहादुर शाह प्रथम इस समय 64 वर्ष का हो चुका है। वह बुजुर्ग है वो। और बुजुर्ग में लोग विद्रोह नहीं करते हैं, चाहते हैं कि सब शांतिपूर्वक रहे, सबके साथ अच्छे रिश्ते रहें। तो वही बहादुर शाह प्रथम कर रहा है, क्योंकि 64 वर्ष का है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। नहीं तो अगर कोई नौजवान होता तो वह हमेशा विद्रोह को दबाने में, यहाँ पर अभियान करने में बहुत रुचि रखता, लेकिन साम्राज्य का विस्तार करता। लेकिन यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम साम्राज्य को विस्तार करने के बारे में नहीं सोच रहा है। जो भी लोग हैं उस समय, सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की वो कोशिश कर रहा है वो, क्योंकि 64 वर्ष की उम्र में है वो। और 64 वर्ष की उम्र में लोग विद्रोह नहीं करते हैं, शांति बनाने की पूरी तरह से वह कोशिश करते हैं। वही यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम कर रहा है। तो आप इस बात को समझिएगा, क्योंकि 64 वर्ष की उम्र में है, मतलब वृद्ध हो चुका है। और भी देखते हैं, वह स्वयं धार्मिक व्यक्ति था, कुरान पढ़ता और साधारण जीवन जीता था वह। देखें तो बहादुर शाह प्रथम साधारण व्यक्ति था वह, कुरान पढ़ता और एक साधारण जीवन व्यतीत करता है। कोई शानो शौकत में नहीं रहता वो, एक साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यतीत करता। तो यह भी एक अच्छी बात है। क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंध देख लेते हैं। उस समय क्षेत्रीय शक्तियों के साथ कैसे संबंध थे, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखते हैं राजपूतों के साथ कैसे संबंध रहे, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखें, औरंगजेब ने जोधपुर जोधपुर में उस समय अजीत सिंह शासन व्यवस्था को संभाल रहे थे। और अंबर में जय सिंह थे, जय सिंह द्वितीय। लेकिन जब औरंगजेब शासन कर रहे थे तो यहाँ पर अजीत, जोधपुर में जो भी अजीत सिंह हैं और अंबर में जय सिंह द्वितीय थे, कि इन दोनों से औरंगजेब दुश्मनी मोल ली। मतलब औरंगजेब के साथ जो रिश्ते थे जोधपुर और अंबर के, वो अच्छे नहीं थे वो। मतलब कि दुश्मनी दोनों के बीच खाइयाँ बनी हुई थी। दोनों एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देख रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठे तो देखते हैं बहादुर शाह ने इनसे सुलह की कोशिश की। जो भी उस समय रिश्ते खराब हुए थे, औरंगजेब और जोधपुर और अंबर के बीच रिश्ते खराब थे, मतलब दुश्मनी चल रही थी। लेकिन जैसे ही बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठे तो इनके साथ रिश्ते को अच्छी तरह से निभाने का प्रयास किया, मतलब संबंधों को मजबूत करने का प्रयास किया। देखते हैं, उसने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक माना
बहादुर शाह प्रथम अजीत सिंह को जोधपुर का शासक माने। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब उत्तराधिकार का उनका युद्ध हुआ था, तो उस समय बहादुर शाह प्रथम का साथ अजीत सिंह दिए थे। तो जब दिए समझिए वहाँ पर, तो बहादुर शाह प्रथम जीता और वहाँ पर उनको गद्दी मिली बहादुर शाह प्रथम को। तो बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक माना कि देखिए आप जोधपुर के आप शासक हैं और हम आपको मान्यता देते हैं। यह बात बहादुर शाह प्रथम ने की। और भी देखते हैं, जय सिंह द्वितीय को अंबर की गद्दी पर बैठने दिया। जय सिंह जो द्वितीय हैं, उनको अंबर की गद्दी पर बैठने दिया। मतलब इनको भी मान्यता मिल गई कि आप यहाँ पर शासन व्यवस्था को संभाल सकते हैं, हम आपको मान्यता देते हैं। तो मतलब कि बहादुर शाह प्रथम राजपूतों के साथ भी एक अच्छे रिश्ते निभाने का प्रयास कर रहा है। और भी देखते हैं, लेकिन राजपूत अब पूरी तरह स्वतंत्रता की ओर झुक चुके थे, इसलिए मेल अस्थायी नहीं रहा। लेकिन अगर देखें तो कभी कभी रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। औरंगजेब अपने के दौर में जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा हुआ था, तो राजपूतों के साथ इतने देखें तो दुश्मनी मोल ली, इतना राजपूतों को परेशान किया कि लोगों का मन अब मुगलों से उठ गया। मतलब विश्वास जो था वह टूट गया। अब उन्होंने सोचा कि हम अब खुद स्वतंत्र रहेंगे, अब किसी के अधीन नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो भी राजपूत हैं, वह स्वतंत्र रहने के लिए वह सोच रहे हैं। मतलब कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से वह कतरा रहे हैं। अब देखते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम बात कर रहा है, वह कुछ ही समय तक रहेगा, क्योंकि अस्थाई यह नहीं रहेगा, अस्थाई। जैसे ही बहादुर शाह प्रथम वहाँ से बात कर कर आएगा, तो वो लोग अपने स्वतंत्रता की तरफ बढ़ चलेंगे वो। क्योंकि इस समय एक बात ध्यान दीजिएगा कि मुगल साम्राज्य काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, और जो भी छोटे छोटे राज्य हैं, वह स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके पास अब शक्तियाँ ज़्यादा हो गई हैं। जब कोई भी किसी भी के साथ अगर शक्ति ज़्यादा होती है, तो लोग अपने आप को स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो बहादुर शाह प्रथम है, वह एक शक्तिशाली शासक नहीं है, वो एक कमज़ोर है। वो सबके साथ अच्छे रिश्ते निभाने की बात करता है, किसी के साथ जोर जबरदस्ती वह नहीं कर रहा है, क्योंकि खुद वह 64 वर्ष की अवस्था में है, वो वृद्ध है वह। तो वह एक शक्तिशाली शासक वह नहीं है। जब शक्तिशाली शासक नहीं है, तो जो भी छोटे छोटे राज्य हैं, तो वह अपने आप को मुगलों की अधीनता से स्वतंत्र होने की वह कोशिश कर रहे हैं। तो इतना बात ध्यान दीजिएगा। और भी देखते हैं, अब हम लोग सिखों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी सिख शक्ति थी उस समय सबसे बड़ी सिख शक्ति थी। देखते हैं उसको भी। 1707 में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह से मुलाकात की और उसने उन्हें शाही सम्मान दिया। 1707 में गुरु गोविंद सिंह बहादुर शाह प्रथम से मिले वो, और ससम्मान उनसे बातचीत हुई। मतलब रिश्ते को मजबूत करने का लोग प्रयास किए कि जो भी पहले के संबंध खराब हो चुके थे, उन्हें एक मजबूत रिश्ते की तरह मजबूत हो जाए, इस पर लोग बात किए। मतलब कि गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम से बातचीत करते हैं। और भी देखते हैं, परंतु 1708 में नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो गई। लेकिन
1708 में, और नांदेड़ एक क्षेत्र है, वहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है। जब हत्या हो गई तो वह तो अब रहे नहीं अब। तो अब बात आई कि सिख धर्म का अगला गुरु कौन होगा, तो देखते हैं उसको भी। इसके बाद बांदा बहादुर ने सिख विद्रोह का नेतृत्व किया। जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई तो उसके बाद बांदा बहादुर सिख धर्म का नेतृत्व किए। मतलब सिखों को आगे बढ़ने में उनका नेतृत्व कौन कर रहा है, अब बांदा बहादुर कर रहे हैं। बांदा बहादुर कर रहे हैं तो देखते हैं उनके भी बारे में कुछ देख लेते हैं। 1709 से 1712 के बीच उसने पंजाब में मुगल प्रशासन को हिला कर रख दिया। देखें तो जो बंदा बहादुर हैं, सिखों का नेतृत्व करते हैं, वह 1709 से लेकर 1712 तक वह मुगल की जो देखें तो मुगल प्रशासन को हिला कर रख दिया। मतलब कि जो बंदा बहादुर हैं वह काफ़ी मजबूत हैं, वह नेतृत्व क्षमता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है, और उन्होंने ऐसे कार्य किए कि मुगल भी परेशान हो गए। मतलब कि मुगल प्रशासन व्यवस्था भी क्या हो गई, पूरी तरह से हिल गई। देखते हैं, क्योंकि उस समय बहादुर शाह प्रथम जो गद्दी पर बैठा है वह एक शक्तिशाली शासक नहीं है, और जो भी स्थानीय लोग हैं, जहाँ पर लोग जैसे कि सिख धर्म में बांदा बहादुर सिखों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वह क्या है, अपने आप में वह मजबूत हैं इस समय वह। तो वह चुनौती दिए मुगल सत्ता को, और उसमें मुगल सत्ता पूरी तरह से हिल गई वह। देखते हैं उसको भी। उसने सिरहिंद के सूबेदार वजीर खान को पराजित किया। मतलब जो बंदा बहादुर हैं वह मुगल सत्ता के जो सूबेदार वजीर खान को पराजित कर देते हैं। तो यहाँ पर जब वजीर खान को पराजित कर दिया तो यहाँ पर भी मुगल हार गए यहाँ पर भी। और जब हार गए तो यहाँ पर सिखों ने कब्जा कर लिया। और भी देखते हैं, छोटे मुगल किले और थाने सिखों के हाथों में चले गए। जो भी छोटे छोटे किले थे, जो भी थाने थे, वो सब सिखों ने उस पर कब्जा कर लिया। मतलब कि अब सिख भी अपने आप को एक ताकतवर शक्तिशाली अब दिखा रहे हैं, अब प्रदर्शित कर रहे हैं। और उस समय मुगलों से छोटे छोटे किले थाने सारे लोग छीन रहे हैं लोग। मतलब कि अब मुगल सत्ता काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है अब। तो यहाँ पर बहुत सारे किले और थाने सिखों ने हथिया लिए। और भी देखते हैं, बहादुर शाह स्वयं पंजाब गया, लेकिन वहाँ बंदा को दबा नहीं पाया। जब यह घटना हुई कि मुगल वहाँ पर पराजित हुए और उनसे बहुत सारे किले और थाने भी पर भी सिख ने कब्जा कर लिया। तो इस घटना को देखकर बहादुर शाह प्रथम पंजाब गए। जब पंजाब गए वह तो वहाँ पर जो बंदा बहादुर विद्रोह कर रहे थे, उनको बहादुर शाह प्रथम दबा नहीं पाए। मतलब कि बहादुर शाह की जो शक्ति है वह बंदा बहादुर पर नियंत्रण नहीं रख सकी, कंट्रोल नहीं कर सका, और वहाँ से बहादुर शाह प्रथम को खाली हाथ लौटना पड़ा। क्योंकि वहाँ का विद्रोह है तो बहादुर शाह प्रथम दबा नहीं पाए। तो यहाँ पर बंदा बहादुर क्या है कि एक अच्छे नेतृत्वकर्ता
की भूमिका निभा रहा है वो, और सिखों का एक मजबूती से नेतृत्व कर रहा है, जिससे कि बहुत सारे मुगलों के किले और थाने को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो यह काफ़ी, यह क्या हो, नेतृत्व क्षमता इसका काफ़ी हद तक सफल है, बंदा बहादुर का। और भी देखते हैं, फिर देखें तो हम मराठा की बात कर लेते हैं। उस समय मराठा से संबंधित घटनाओं पर हम लोग विचार कर लेते हैं। देखें, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठे फिर सक्रिय हुए। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो जो मराठे थे वह भी अब सक्रिय हो गए, क्योंकि उनको लगा कि अब औरंगजेब नहीं रहा तो अब जो भी गद्दी पर बैठा है वह उतना मजबूत नहीं है, वह कमज़ोर है। और जब सुल्तान कमज़ोर है तो हम अपने आप को सामने लाएं, अपने आप को सक्रिय बनाएं। मतलब कि अपने आप को जो भी अपना विस्तार करना है इस समय विस्तार कर लें। तो मराठे भी उस समय सक्रिय हो गए। देखते हैं, साहू शिवाजी का पौत्र संभाजी का पुत्र और ताराबाई में संघर्ष हुआ। मतलब यहाँ पर गद्दी को लेकर साहू और ताराबाई के बीच संघर्ष हो रहे हैं। जो साहू हैं वह शिवाजी के पौत्र हैं, और पौत्र का मतलब होता है कि नाती, शिवाजी के यह नाती हैं, और संभाजी के पुत्र हैं। क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिएगा कि शिवाजी के पुत्र संभाजी हैं और संभाजी के पुत्र साहू हैं। तो इस तरह जो साहू हैं वह शिवाजी के नाती हुए, मतलब पौत्र हुए। तो आप इतना बात ध्यान रखिएगा। तो गद्दी को लेकर यहाँ साहू और ताराबाई में संघर्ष चल रहे हैं। और भी देखते हैं, बहादुर शाह दोनों पक्षों से समझौता की कोशिश की। बहादुर शाह प्रथम जो मुगल गद्दी पर बैठा हुआ है वह दोनों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। मतलब कि साहू और ताराबाई के बीच जो भी संघर्ष चल रहे थे उसमें उन्होंने समझौता कराने का प्रयास किए। लेकिन देखते हैं हम लोग क्या हुआ आगे। परंतु अब मराठे भी स्वतंत्र शक्ति बन चुके थे, इसलिए कोई अस्थायी हल नहीं निकला। अब मराठे भी स्वतंत्र शक्ति बन चुके थे, मतलब मराठे भी उस समय मजबूत बन चुके थे। तो अभी सोच रहे हैं कि हम मुगल सत्ता के अधीन हम नहीं रहेंगे। वह भी अपने आप को स्वतंत्र मानने लगे हैं, क्योंकि उस समय मुगल सत्ता कमज़ोर है। वहाँ का शासक बहादुर शाह प्रथम भी कमज़ोर है, वो शक्तिशाली नहीं है। जब शासक शक्तिशाली नहीं होते हैं तो छोटे छोटे स्थानीय क्षेत्र के जो भी शासक होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। वही स्थिति इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम एक कमज़ोर शासक हैं, और जो भी अगल बगल के स्थानीय शासक हैं वो अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं। वो मतलब कि बहादुर शाह प्रथम के अधीनता स्वीकार करने से वह अपने आप को बचा रहे हैं, कतरा रहे हैं वो। तो आप इतना समझे होंगे। और भी देखते हैं, दक्कन और दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं हम लोग। दक्कन और दक्षिण भारत पर हम लोग विचार कर लेते हैं। औरंगजेब ने दक्कन पर जीवन भर युद्ध किया, परंतु सफलता स्थायी नहीं रही। देखिएगा तो औरंगजेब दक्कन पर अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा गुजारा और दक्कन पर काफ़ी संघर्ष किए, लेकिन जब भी वह जीत हासिल किया तो वह सफलता लंबे समय तक टिक नहीं पाई। तो यहाँ पर बहुत सारा धन और जन का भी क्या हुआ, क्षति हुआ। मतलब कि दक्कन भी अस्थायी रूप से मुगलों के अधीन वह नहीं रह सका। कुछ समय तक
रहा और फिर हाथ से निकल गया। और भी देखते हैं, बहादुर शाह ने दक्कन की उपेक्षा की। जो बहादुर शाह प्रथम है, वह दक्कन की उपेक्षा कर दिए, क्योंकि यह जानते थे कि हमारे पिता औरंगजेब जब गद्दी पर बैठे हुए थे तो लंबे समय तक दक्कन के साथ संघर्ष किए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। तो इससे बेहतर है कि हम उससे टकराने से बेहतर है कि हम उससे नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना कि हमारे पिता औरंगजेब थे। तो यह बहादुर शाह प्रथम है, यह अपने आप को विद्रोहों से बचा रहा है। यह कोई भी उलझन में यह फंसना नहीं चाहता है। तो और भी देखते हैं, निजाम उल मुल्क आसफ जाह और अन्य गवर्नर अधिक शक्तिशाली हो गए। उस समय वहाँ पर निजाम उल मुल्क और आसफ जाह और अन्य गवर्नर अधिक शक्तिशाली हो गए। तो इतना आप समझे होंगे, क्योंकि दक्कन को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति बनी कि लोग वह स्वतंत्र होने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि वो लोग शक्तिशाली हैं। तो इतना समझे होंगे। और भी देखते हैं, यहीं से भविष्य में हैदराबाद राज्य की नींव पड़ी। और यहाँ पर जब ध्यान नहीं दिया गया तो यहाँ पर भविष्य में हैदराबाद की नींव पड़ी यहीं से। तो इतना आप समझे होंगे। और भी देखते हैं, प्रशासनिक स्थिति पर हम लोग बात कर लेते हैं। बहादुर शाह बहुत विद्वान और धार्मिक था, लेकिन राजनीति में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी थी। बहादुर शाह प्रथम को अगर देखें तो काफ़ी विद्वान था यह, लेकिन राजनीतिक में इसकी इच्छा शक्ति काफ़ी कम थी। मतलब उतना यह मजबूत नहीं था यह। जो भी निर्णय ले रहा था वो तो अच्छी तरह से पूरी ताकत के साथ निर्णय यह नहीं ले पा रहा था यह। मतलब कि एक कमज़ोर शासक की तरह अपने आप को दिखा रहा है। और भी देखते हैं, उसने दरबार की शान शौकत घटाई। जो भी दरबार में शान शौकत होता है, जो भी अधिक साज सज्जा होता है, उसे बहादुर शाह प्रथम ने घटा दिया। और भी देखते हैं, सैनिक व्यवस्था कमजोर होती गई, क्योंकि जब युद्ध नहीं करेंगे, जब आप अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, तो आप उनके पास धन संपदा की कमी होगी। जब धन संपदा की कमी होगी तो आप क्या होंगे, कमजोर होंगे। तो यहाँ पर सैनिक व्यवस्था भी काफ़ी कमजोर देखी गई बहादुर शाह प्रथम के समय। और भी देखते हैं, जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था में भ्रष्टाचार बढ़ा। जागीरदारी और मनसबदारी व्यवस्था में भी काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ा, क्योंकि शासक जो है बहादुर शाह प्रथम, वह उतना मजबूत नहीं है। वो सब पर कठोरता के साथ शासन नहीं कर पा रहा है। उसका खौफ शासन व्यवस्था में नहीं है। और भी देखते हैं, केंद्र का नियंत्रण कमजोर और प्रति प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली हो गए। मतलब केंद्र का नियंत्रण कमजोर है, मतलब कि बहादुर शाह प्रथम कमजोर है, और प्रांतीय जो भी क्षेत्र के लोग हैं, जो भी शासक हैं छोटे छोटे, वह अपने आप को शक्तिशाली बना दिए, वो समझ रहे हैं वो। तो मतलब बहादुर शाह प्रथम इतना कमजोर है कि जो भी उसके प्रांतीय गवर्नर हैं, वो अपने आप को मजबूत और मुगल सत्ता से अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं वो। स्वतंत्र कैसे कि वो शक्तिशाली बन चुके हैं वो। और भी देखते हैं, मृत्यु और उत्तराधिकार देख लेते हैं। तो मृत्यु और उत्तराधिकार पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मृत्यु 27 फरवरी 1712 लाहौर में हुआ। देखें तो मृत्यु 27 फरवरी 1712 को लाहौर में हो गया बहादुर शाह प्रथम का। और देखते हैं, दफन लाहौर के मोजंग में हुआ। दफनाया गया इसको लाहौर के मोजंग में। तो इतना और भी आप देखे होंगे। उसके 4 पुत्रों में फिर गृह युद्ध छिड़ा। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्र थे, अब उनके भी बीच युद्ध
गृह युद्ध छिड़ गया। तो देख लेते हैं उनके पुत्रों को, हम लोग बात कर लेते हैं। जादा सा था, दूसरा आजिम उस शान, जो कि दूसरा पुत्र था। तीसरा जावेद था, और चौथा रफ़ी उस शान था। तो यह 4 पुत्र थे। तो आशा करते हैं कि आप बहादुर शाह प्रथम के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक-एक घटनाओं को समझेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।